Yes, friends, question 6 then. Question 6 of your classwork. Following is trial balance of Shri Arihant as on 31st December 1999. ट्रायल बैलेंस आपको दिया है. ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक इज 2,25,000. गुड्स वर्थ ₹5,000 taken for personal use, but no entry was made in books. So we will simply pass an entry for goods taken for personal use. Machinery worth 35,000 purchased on 1/1/97 was wrongly written off against P&L account. This asset is to be brought into account on 1/1/99 after taking 10% per annum depreciation on straight line method. तो ये मिस्टेक 2 साल पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हो गया था. एक मशीन था, 35,000 का खरीदा था, जो एसेट साइड शो करना चाहिए था. हमने एसेट साइड शो नहीं किया, उसको पूरे को प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर दिया. तो दिस इज एन एरर इन पास्ट ईयर्स बुक्स जो अब आपको रेक्टिफाई करना है. डेप्रीसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी पे प्रोवाइड करना है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 6% मेंटेन करना है. मैनेजर को कमीशन देना है, अगेन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो मैनेजर्स कमीशन ऑल्सो इज टू बी कंसिडर्ड. तो स्टार्ट करते हैं विथ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000 दिया है. व्हाट शुड बी द एंट्री फ्रेंड्स? अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये कॉमन एंट्री. क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. एंड क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड शो करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000 will appear in our assets. सेकेंड दिया है गुड्स वर्थ ₹5,000 टेकन फॉर पर्सनल यूज. ओनर बिजनेस में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, दैट इज हिज ड्रॉइंग्स. तो 5,000 का ड्रॉइंग्स किया है जिसका बुक्स में एंट्री नहीं हुआ है. सोचो जर्नल एंट्री क्या होगा? ओनर विथड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. एंड गुड्स एट कॉस्ट बिजनेस में से जा रहा है. एट कॉस्ट अगर गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो इट विल रिड्यूस योर परचेस. परचेस कम हो जाएगा, मतलब एंट्री क्या होगा? सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस. ड्रॉइंग्स डेबिट. तो ड्रॉइंग्स हम लोग कैपिटल में से लेस करेंगे. जो भी कैपिटल का बैलेंस है उसमें से लेस करेंगे ड्रॉइंग्स 5,000. एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस. ट्रायल बैलेंस में देखिए परचेज 16,20,000 दिया हुआ है. परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे 16,20,000. फ्रॉम दैट परचेज लेस करेंगे गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5,000. थर्ड एडजस्टमेंट इज द ओनली डिफरेंट एडजस्टमेंट आई वुड से. ध्यान से एक बार वापस से रीड करेंगे. मशीनरी वर्थ 35,000 purchased on 1/1/99 was wrongly written off against P&L. 35,000 का मशीन खरीदा था जो पूरा का पूरा हमने एक्सपेंस मान के प्रॉफिट के सामने राइट ऑफ कर दिया था. मतलब क्या ये 35,000 का मशीन अभी बुक्स में है? नहीं सर. तो हमें सबसे पहले ये 35,000 का मशीन बुक्स में लाना पड़ेगा. लेकिन 35,000 तो उसका वैल्यू 1/1/97 को था. आज भी 99 में भी उसका वैल्यू 35,000 ही होगा क्या? नहीं. उस पे 2 साल का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड हो गया होगा ना. मतलब आज अगर वो मशीन बुक्स में होता तो क्या 35,000 पे होता? नहीं. तो आज उसका कितना वैल्यू होना चाहिए बुक्स में, पहले वो देखना पड़ेगा. हमने मशीन परचेज कब किया था? परचेज ऑन 1/1/97. हमने मशीन परचेज किया था 1/1/97 को 35,000 का.
डेप्रीसिएशन इन 1997 हमने चार्ज किया होगा 10%, 3500। फिर डेप्रीसिएशन हमने इन 1998 चार्ज किया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब वापस कॉस्ट पे 10%, 3500। तो बैलेंस ऑफ दिस मशीन ऑन 1199, बैलेंस ऑफ दिस मशीन ऑन 1199 कितना होना चाहिए? 28,000 होना चाहिए। तो ये मशीन आज अगर बुक्स में लाते हैं, 1199 को बुक्स में लाते हैं, तो क्या प्राइस मशीन का बुक्स में लाना चाहिए? नॉट 35,000 बट 28,000। 1199 को हमें 28,000 मशीन का वैल्यू बुक्स में लाना चाहिए। ओके सर। दूसरी तरफ सोचो, हमने गलती क्या किया? हमने ये एसेट 35,000 का पूरा प्रॉफिट में चार्ज कर दिया, मतलब ये पूरा का पूरा 35,000 प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। क्या कुछ भी प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था? होना चाहिए था सर। सर व्हाट? यस, होना चाहिए था। 2 साल का डेप्रीसिएशन खाली प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। 3500 एंड 3500, 7,000 डेप्रीसिएशन प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। हमने कितना माइनस कर दिया? सर पूरा 35,000 माइनस कर दिया। तो कैन आई नाउ से माइनस करना चाहिए था 7,000, माइनस कर दिया 35,000, तो क्या हमने प्रॉफिट में से 28,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? यस सर। वो 28,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, वापस प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। यस सर। तो हमको 2 काम करना है, एक मशीन एट 28,000 बुक्स में लाना है, एंड वो 28,000 एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, वापस प्रॉफिट में प्लस करना है। अब सोचो फ्रेंड्स, वो 2 साल का प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट अभी भी बुक्स में है क्या? 97 का, 98 का प्रॉफिट अभी भी बुक्स में है क्या? यस सर है। कहां पे है? सर वो 2 साल का, पिछले 2 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे कैपिटल में प्लस कर दिया होगा हमने। जो भी नेट प्रॉफिट हमको पीएनएल में मिलता है, व्हाट डू यू डू विद दैट नेट प्रॉफिट? यू ऑलवेज ऐड इट टू योर कैपिटल। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट अभी कहां पे है? सर कैपिटल में है। तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट में अगर 28,000 ऐड करना है, तो वो अल्टीमेटली कहां ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल में सर। मतलब ये मशीन 28,000 का बुक्स में लाने के लिए एंट्री क्या देना पड़ेगा? मशीन आप बुक्स में ला रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड ये 28,000 से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब कैपिटल बैलेंस और बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट 28,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो अब इफेक्ट सोचते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखिए, मशीनरी का बैलेंस 75,000 दिया है, उसमें प्लस कर देंगे परचेज नॉट रिकॉर्डेड 28,000, and this 28,000 will also be added to our capital. Machine purchased 28,000 wrongly deducted from profit will be added to capital. तो अब फॉर करंट ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं। टोटल बैलेंस मशीनरी में कितना हो गया सर? 1,03,000। तो डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर एट 10%, सर 75,000 पे डेप्रीसिएशन कितना होगा? 75,000 पे डेप्रीसिएशन कितना होगा? 7,500। 28,000 पे डेप्रीसिएशन कितना होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिमेंबर। 28,000 पे डेप्रीसिएशन कितना होगा? क्या इस बैलेंस पे 10% निकालेंगे हम? नहीं, डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा ना। तो इट विल बी 3,500। तो हाउ मच विल बी टोटल डेप्रीसिएशन ऑन मशीन? 11,000। ये जो ओपनिंग बैलेंस का मशीन है, हम मान लेंगे यही इसका कॉस्ट है, इसी साल खरीदा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन ये 28,000 का जो परचेज है, इसका तो कॉस्ट पता है ना हमको, 35,000।
तो 10% on 75,000 and on 35,000. Total depreciation in current year will be 11,000. And then on building, it is 2.5%. Building हमको दिया है 10 lakh. डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन. 2.5%, इट विल बी 25,000, सॉरी, 9,75,000. फर्नीचर 40,000, एंड ऑन फर्नीचर ऑल्सो डेप्रीसिएशन 10% प्रोवाइड करना है. $4,000. डेप्रीसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 11,000, ऑन बिल्डिंग 25,000, and on furniture 4,000. Then provision for doubtful debt 6% मेंटेन करना है on debtors, reserve for doubtful debts. तो डेटर्स देखिए 1,50,000 के दिए हैं. डेटर्स आर ऑफ 1,50,000. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का कभी भी एडजस्टमेंट आए, चेक करो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है क्या? यस सर, दिया है. ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हो तो ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. Always prepare a provision for doubtful debt account. Trial balance में जो provision for doubtful debt दिया है, is it provision made this year or last year? सर इस साल का तो P&L अभी बनाया ही नहीं था, तो ये ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया है, दिस इज ऑब्वियसली प्रोविजन विच वॉज क्रिएटेड लास्ट ईयर. मतलब ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया है, वी वुड से दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन. Opening balance of provision for doubtful debt 19,000. Bad debts, see trial balance में bad debts का इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो. Bad debt written off 14,000 दिया है. ब्रैकेट में क्या लिखा है? After adjustments recovery of bad debt of 6,000 written off in 1997. कुछ bad debt 97 में हमने राइट ऑफ कर दिया था, उसमें से रिकवरी हुआ है, मतलब बैड डेट रिकवरी है सर. वो बैड डेट रिकवरी हमने बैड डेट में एडजस्ट कर दिया है. अंडरस्टैंड, बैड डेट लॉस है, डेबिट बैलेंस है. बैड डेट रिकवरी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है. तो अगर एक क्रेडिट बैलेंस इनकम आप अपने डेबिट बैलेंस में एडजस्ट कर रहे हो, मतलब प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो, ये बैड डेट रिकवरी बैड डेट में प्लस हो गया है कि माइनस हो गया है? माइनस हो गया है. क्या बैड डेट रिकवरी बैड डेट में से माइनस होना चाहिए? नहीं सर, वो तो हम सेपरेटली इनकम में शो करते हैं. बैड डेट रिकवरी बैड डेट में से माइनस करके शो नहीं करते हैं. बैड डेट रिकवरी तो इनकम में शो करते हैं. अगर वो माइनस हो गया है तो इट इज रॉन्गली डिडक्टेड, तो वो बैड डेट में वापस प्लस कर देंगे. मतलब बैड डेट्स इन करंट ईयर कितना कंसिडर करेंगे? 14 + 6 20,000. बैड डेट करंट ईयर में कितना हो जाएगा? 20,000. और वो बैड डेट रिकवरी इनकम है तो उसे क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल ट्रांसफर कर देंगे बाय बैड डेट रिकवरी. बैड डेट रिकवरी 6,000. तो अगेन बैड डेट कितना है फ्रेंड्स? बैड डेट 20,000 है सर. ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट, मतलब वो 20,000 रिकॉर्ड हो गया कि रिकॉर्ड होना बाकी है? हो गया है सर. बैड डेट टू डेटर
एंट्री ऑलरेडी पास हो गया है। अब वो बैड डेट का क्या करना है सर? क्योंकि प्रोविजन बनाया था हमने, हमें बैड डेट को क्लोज करके प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 20,000। फिर एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन करना है? इट शुड बी 6% ऑफ अमाउंट ऑफ डेटर्स, 9,000 सर। 6% ऑफ अमाउंट ऑफ डेटर्स मतलब ये 9,000 ट्रांसफर नहीं करना है प्रॉफिट में से, ये 9,000 हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाना चाहिए? 9,000 सर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए 9,000 बैलेंस रखना है, बैड डेट 20,000 का राइट ऑफ करना है, मतलब टोटल 29,000 का हमें रिक्वायरमेंट है, और वो 29,000 के सामने पड़ा कितना है? 19,000। मतलब हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स? 10,000। फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट हाउ मच विल बी ट्रांसफर्ड? 10,000। एंट्री पास करेंगे P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। P&L to provision for doubtful debt 10,000। मैनेजर का कमीशन वो तो प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस में देखिए, कैपिटल ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी 14 लाख दिया है। ड्रॉइंग्स 75,000 ड्यूरिंग द ईयर, 75,000 का कैश ड्रॉइंग्स किया होगा हमने। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 80,000। फ्रेट ऑन परचेज, परचेज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। फ्रेट ऑन परचेज 15,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में ही आएगा। एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज। फ्रेट ऑन परचेज 15,000। वेजेस वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, वो भी ट्रेडिंग में ही शो किया जाता है। इवन दैट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंस 1,10,000। प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में ही आएगा। सेल्स 25 लाख। सैलरीज 1 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यूजुअली वी ट्रैवल टू सेल गुड्स, तो वो भी सेलिंग एक्सपेंस है P&L में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 23,000। मिसेलेनियस एक्सपेंस 35,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस P&L में। एडवर्टीजमेंट इज फॉर सेलिंग गुड्स, सेलिंग एक्सपेंस है 25,000। Postage and telegram 13,000।
डिस्काउंट डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड 7,600, फिनांस चार्जेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड 14,500, बैड डेट्स वी हैव रिकॉर्डेड, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया, डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए, प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिटर्स 1,60,000, इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख, %12 इन्वेस्टमेंट्स दिया है। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है इस पे वी आर सपोज टू रिसीव इंटरेस्ट एट 12%। 110 को किया इन्वेस्टमेंट, तो 110 से 31 दिसंबर, 110 से 31 दिसंबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रॉम 110 to 31 दिसंबर वी विल हैव टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स, और आई वुड से इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स हैव अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। बेनिफिट डिराइव हो चुका है, लेकिन सर मिल गया है क्या? मिला नहीं है। मिल गया होता तो पैसा मिला उसका एंट्री दिया होता ना हमने। कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, मतलब वो इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है, इसलिए उसका एंट्री पास नहीं हुआ। अब करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, अक्रू हो गया, मिला नहीं है, तो दैट अक्रूड इंटरेस्ट इज आर एसेट, accrued interest account debit to interest on investments, accrued interest account debit to interest on investment। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है सर, 12% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, $18,000। दिस 18,000 इज आर इनकम, तो पीएनएल क्रेडिट साइड शो करेंगे। सेकेंड, मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो दैट अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एसेट साइड शो करेंगे। बैंक बैलेंस 83,900 दिया है, we'll now find out total of credit side, 25 lakh, 2 lakh 25,000, 27 lakh 25,000। $9,05,000 is our gross profit। $943,500 is total of credit side in P&L account।
total of credit side of P&L is 9,43,500. Now what is total of debit side? Two lakh 80,600. So presently profit before commission $662,900. Profit before commission is 6,62,900. तो फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल गया हमको, इसमें से माइनस करेंगे कमीशन, तो वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. तो हमको मिलेगा प्रॉफिट विच इज आफ्टर कमीशन. कमीशन कितना है फ्रेंड्स? हाउ मच इज कमीशन? कमीशन इज 5% on net profit after charging such commission. It is 5% on that profit. उस प्रॉफिट पे 5% जिसमें से कमीशन माइनस हो गया है. मतलब इस प्रॉफिट पे 5%. कमीशन हमको कैलकुलेट करना है ऑन दिस प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, तो सपोज कर लेंगे ये फाइनल प्रॉफिट 100 है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, कमीशन 5% 5 रुपीज होगा, 5 रुपीज कमीशन माइनस करके प्रॉफिट 100 आया, तो माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट 105 होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कमीशन मिल जाएगा हमको. कमीशन विल बी 662,900 into 5 divided by 105. $31,567. Commission is 31,567. So 631,333 is your profit after commission. Correct. कमीशन का एंट्री देंगे फ्रेंड्स. कमीशन इज आर एक्सपेंस, तो P&L में डेबिट साइड, $31,567. नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 631,333. क्योंकि कमीशन पेएबल है, पे करना बाकी है, we will also show that commission on liability side. And profit 631,333. $1,979,333. $21,70,900 is total of balance sheet. करेक्ट. आई होप यू गॉट दिस. अब यहां पे एक फ्रेंड्स चीज ध्यान से समझना, डेप्रीसिएशन की अगर हम बात करें,
डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से अप टू लास्ट ईयर प्रोवाइड कर रहे थे. वी अज्यूम्ड स्ट्रेट लाइन मेथड इन दिस ईयर एंड कैलकुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 11,000. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दे आर वेरी क्लियरली सेइंग asset is to be brought into accounts on 1/1/99 taking 10% depreciation on straight line up to 31st December. So they are asking us to provide depreciation by straight line method up to 31st of December. मतलब 31st December के बाद क्या सर, कुछ बोला नहीं है. हमने अज्यूम किया 31st December के बाद भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही कंटिन्यू करेंगे. आप अदरवाइज भी अज्यूम कर सकते हो. इफ यू अज्यूम नहीं सर 31st December के बाद दे चेंज देयर मेथड एंड क्योंकि बोला है अप टू 31st December 98 अप टू 31st December 98 हमको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है, मतलब उसके बाद चेंज करना है. तो इफ यू अज्यूम कि हमने आफ्टर 31st December 98 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया है, तो डेप्रीसिएशन फिर आप कितना लेंगे 10,300 हियर. डेप्रीसिएशन देन विल बी हाउ मच, इट विल बी 10,300. डेप्रीसिएशन 10,300 होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, कमीशन भी चेंज होगा. तो इट्स एन अजम्पशन वी आर टेकिंग बिकॉज अप टू 31st December 98 स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, हम भी अज्यूम कर रहे हैं आगे भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखा होगा. आप अदरवाइज अज्यूम कर सकते हैं, आप इन 99 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अज्यूम कर सकते हैं. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्पेसिफाई अ नोट दैट वी आर सॉल्विंग द एग्जांपल टेकिंग दिस अजम्पशन. तो यहां पे भी एडवाइजेबल है आप नोट स्पेसिफाई कीजिए दैट डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी फॉर 1999 इज टेकन अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. क्लियर? तो प्लीज पॉज एंड कॉपी द एग्जांपल. Question 7 now friends, classwork question number 7. Following are balances as on 31st March 2004. तो अगेन ध्यान से देखिए, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है. लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं ऑन 31st March 2004. एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम सबका इंफॉर्मेशन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पहला दिया है परचेज इंक्लूड sales return of 2575 and sales include purchase return of 1725. तो error in recording transaction हो गया है, we need to rectify that. Goods withdrawn by Mr. XYZ for his own consumption included in purchases. Drawings है. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery. Plant and machinery मतलब asset install किया, asset install करने के लिए wages pay किया है, तो will that be shown separately? No, that will be added in value of asset. वो asset की value में ही add हो जाएगा. Free samples distribute किए, provision create करना है for doubtful debt, also for discount on debtors. Depreciation plant and machinery पे provide करना है and on furniture and fittings. Seventh adjustment is the only different adjustment. They are saying bank overdraft is secured against hypothecation of stock. Bank overdraft outstanding on 31st March 2004 was considered as 80% of real value of stock, which is after deducting a margin of 20%. And after adjusting marginal value 80% of the same has been allowed to draw an overdraft. थोड़ा confusing है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसे. तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. एज यूजुअल हम लोग अपनी एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे. पहले जो भी एडजस्टमेंट्स दिया है उसका इफेक्ट्स देते जाएंगे और फिर हम लोग रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस पोस्ट करेंगे. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575. सोचो परचेज था, मतलब करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज टू सप्लायर. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए परचेज टू मिस्टर एक्स. रॉन्ग एंट्री, हमने परचेज की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिख दिया. परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575. सेल्स रिटर्न था
वो परचेज मान के रिकॉर्ड कर दिया। करेक्टली इट वाज सेल्स रिटर्न। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? तो करेक्ट एंट्री फ्रेंड्स होना चाहिए परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न। करेक्ट इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स, दैट शुड बी करेक्ट एंट्री। सेल्स रिटर्न टू एक्स होना चाहिए, हमने परचेज टू एक्स कर दिया है, सेल्स रिटर्न को परचेज मान के रिकॉर्ड कर दिया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या देंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे और परचेज डेबिट कर दिया, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न टू परचेज, मतलब परचेज और सेल्स रिटर्न परचेज में से माइनस सेल्स रिटर्न में ऐड करेंगे। परचेज आपको 1,60,000 दिया है, उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न विच इज रॉन्गली इंक्लूडेड हियर 2575। करेक्टली सेल्स रिटर्न था, हमने परचेज में इंक्लूड कर लिया, तो परचेज में से माइनस करेंगे। और सर सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करते हैं। सेल्स का जो भी अमाउंट हमको दिया है 2,15,300 दिया है सेल्स, देखिए उसमें से सेल्स रिटर्न 2575 विल बी डिडक्टेड। उसी तरह सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है। करेक्टली परचेज रिटर्न था, हमने सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न तो सेल्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सेल्स में से माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न, इट इज 1725। और सर परचेज रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा? तो परचेज रिटर्न करेक्टली परचेज में से माइनस होगा, विल डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज। तो सेल्स रिटर्न परचेज में इंक्लूड कर दिया था, तो परचेज में से माइनस किया और करेक्ट इफेक्ट सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस किया। उसी तरह परचेज रिटर्न सेल्स में आ गया था, तो परचेज रिटर्न सेल्स में से माइनस किया और फिर करेक्ट इफेक्ट परचेज रिटर्न शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। फिर गुड्स विड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेज, जर्नल एंट्री बोलना है। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स हो गया सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो ड्रॉइंग्स एसेट साइड कैपिटल में से लेस करेंगे हम लोग, $3,500 and will be deducted from purchases. Goods withdrawn for personal use. They are then saying wages which is paid for installation of plant and machinery. हमने गलती से wages में इंक्लूड कर दिया है। प्लांट इंस्टॉल करने के लिए, प्लांट नया इंस्टॉल करने के लिए अगर वेजेस पे कर रहे हैं तो वो प्लांट की वैल्यू में ऐड होना चाहिए, हमने गलती से वेजेस में इंक्लूड कर दिया है, तो वेजेस में से माइनस करेंगे। वेजेस हमको दिया है 12,165, वेजेस हमको दिया है 12,165, वेजेस में से माइनस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 450 and will be added to value of plant and machinery. Asset side plant and machinery हम शो करेंगे 19,550, प्लस कर देंगे वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन wages paid for installation 450। फिर फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, जर्नल एंट्री ही सोचना है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैंपल्स, क्या एंट्री होगा सर? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, पब्लिसिटी के लिए किया है। टू परचेजेस एट कॉस्ट गुड्स गया हमारे पास से, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो परचेज में से माइनस करेंगे
goods distributed as free samples 825, and it is to be included in our expense as advertisement expense. Or publicity expense. Next, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है. ट्रायल बैलेंस में देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ भी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर दिया है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हमको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में ऑलवेज व्हेनेवर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, आपको अकाउंट बना के इफेक्ट्स डिसाइड करना चाहिए. ट्रायल बैलेंस में देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3200 दिया है, मतलब पिछले साल लास्ट ईयर हमने डेटर्स पे 3200 जितना प्रोविजन क्रिएट किया था. लास्ट ईयर की बुक्स में से इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड किया. ट्रायल बैलेंस में ही देखिए बैड डेट्स दिया है 1100. बैड डेट will be now closed and transferred to provision. Provision for doubtful debt, 2 bad debts, 1100. फिर प्रोविजन 5% मेंटेन करना है फॉर फ्यूचर. सी डेटर्स कितने दिए हमको? ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने दिए हैं? डेटर्स 1,20,000 के दिए हैं सर. इस पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है. 5% मतलब 6,000 इज टू बी मेंटेन फॉर फ्यूचर. तो हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस फॉर फ्यूचर कितना मेंटेन करना है आपको? 6,000 सर. तो जो बैलेंस बचेगा वो इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया जाएगा. whatever balance now remains will be transferred from this year's profit. 7,100 minus 3,200. 3,900 will be transferred from this year's profit. एंट्री क्या पास होगा? P&L account debit to provision for doubtful debt. P&L account debit to provision for doubtful debt. Same way, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी मेंटेन करना है सर. डेटर्स अब 1,14,000 के हैं, तो 1,14,000 जो रिमेनिंग बैलेंस डेटर्स का है उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2.5% हमको मेंटेन करना है. इट विल बी 2,850 सर. तो 1,11,150. क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है? यस. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी अकाउंट बना देंगे. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. ट्रायल बैलेंस में देखिए फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1375 दिया है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1375 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो प्रोविजन तो लास्ट ईयर क्रिएट किया होगा हमने. इस साल की बुक्स में ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ 1375. इस साल क्या आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है? जो भी डिस्काउंट इस साल अलाउ किया वो सारा इस प्रोविजन में से ही राइट ऑफ होगा ना. वो डिस्काउंट अब पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा. दैट डिस्काउंट वोंट बी ट्रांसफर टू पीएनएल, दैट विल बी ट्रांसफर टू दिस प्रोविजन. तो चेक कीजिए, इज देयर एनी डिस्काउंट अलाउड गिवन इन ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर. तो हमको कोई डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं करना है. लेकिन फॉर नेक्स्ट ईयर बैलेंस मेंटेन कितना करना है? फॉर नेक्स्ट ईयर 2,850 जितना बैलेंस हमको मेंटेन करना है. 1375 ऑलरेडी है, 2,850 मेंटेन करना है. तो जो बैलेंस बचेगा वो इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे ना हम लोग. 2,850 माइनस 1375, 1475 जो बैलेंस बच रहा है
वो इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर होगा, एंट्री पास हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1475। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है, अब 19,550 प्लस 450। डेप्रीसिएशन विल रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन टू एसेट एंट्री होगा ना, डेप्रीसिएशन 15% ऑफ 20,000 3,000। तो बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 17,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250 दिया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे डेप्रीसिएशन 10%, 1025। डेप्रीसिएशन हम ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल। On plant and machinery 3,000, on furniture and fittings 1025। देन लास्ट एडजस्टमेंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से रीड करना है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है लास्ट एडजस्टमेंट में। दे आर सेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लेने के लिए अपना स्टॉक हाइपोथिकेट किया था, स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया था, गिरवी रखा था। हमने बैंक से लोन लिया, उसके लिए स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2004। देखो ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया कितना है सर, 80,000 दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2004 80,000 दिया है सर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2004 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। जो भी स्टॉक का रियल वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट उसका 80% करना अलाउड है। जितना भी रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक है उसका 80% जितना आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, 20% का मार्जिन बैंक रखना चाहती है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एन ओवरड्राफ्ट। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम has been allowed to draw an overdraft. What does this statement mean? They are saying कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक का है, समझना ध्यान से, we would say जो भी बुक वैल्यू स्टॉक का है उसमें 80% का आपको एडजस्टमेंट करना है। उसका 80% बैंक बोल रही है आपका रियल वैल्यू स्टॉक का हम मानेंगे। आपने तो अपनी बुक्स में इन्फ्लेट भी किया हो सकता है वैल्यू, तो जो भी आपकी बुक्स में वैल्यू है हम आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे। जो भी बुक्स में आपने वैल्यू दिखा के रखा है हम ऐसा मानेंगे आपने उसे थोड़ा इन्फ्लेट करके रखा होगा ओवरड्राफ्ट ज्यादा लेने के लिए। तो जो भी आपकी बुक वैल्यू है उसका 80% स्टॉक का रियल वैल्यू हम मानेंगे, और जो भी उसका रियल वैल्यू होगा उसमें 20% डिडक्ट करके या उसका 80% आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, 80% जितना आप लोन ले सकते हो। क्या बोला है वो समझ में आ रहा है? जो भी हमारा बुक वैल्यू है सबसे पहले उसका 80% रियल वैल्यू, और जितना भी रियल वैल्यू होगा उसका 80% आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। मतलब सर अगर बुक वैल्यू स्टॉक का 100 रुपीज मान लिया जाए तो हमें पहले मार्जिन लेस करना है, एडजस्टमेंट करना है 20% का।
वी वुड से 80 इज रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। बैंक के लिए स्टॉक का रियल वैल्यू कितना है? 80 रुपीज। और जो भी रियल वैल्यू स्टॉक का है उसका 80% आपका ओवरड्राफ्ट हो सकता है। 80% ऑफ दिस वैल्यू कितना आएगा? 64। 64 आपका ओवरड्राफ्ट हो सकता है। मतलब सर, अगर बुक वैल्यू हमारे स्टॉक का 100 है तो कैन वी नाउ से ओवरड्राफ्ट 64 होगा। बुक वैल्यू अगर स्टॉक का 100 है तो ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 64 होगा। ओवरड्राफ्ट हमको दिया हुआ है फ्रेंड्स 80,000, तो बुक वैल्यू स्टॉक का कितना होगा? 80,000 इंटू 100 बाई 64, कैन वी से इट विल बी 1,25,000। मतलब स्टॉक हमारी बुक्स में कितना शो किया हुआ होगा? 1,25,000। तो ये पूरा एडजस्टमेंट क्यों दिया है? सो दैट वी गेट टू नो हमारे स्टॉक का वैल्यू कितना है। ओवरड्राफ्ट दिया है और ओवरड्राफ्ट की हेल्प से स्टॉक और ओवरड्राफ्ट का रिलेशनशिप दिया है, और वो ओवरड्राफ्ट की हेल्प से हमें अपने स्टॉक का वैल्यू पता करना है। बुक वैल्यू अगर 100 है तो रियल वैल्यू 80 है, और वो 80 का 80% ओवरड्राफ्ट 64 है। तो जब ओवरड्राफ्ट 64 था तब बुक वैल्यू 100, ओवरड्राफ्ट 80,000, तो स्टॉक का वैल्यू कितना? 1,25,000। अब स्टॉक का एंट्री हमें पता है। क्या एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो एक हम ट्रेडिंग क्रेडिट साइड शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा हम शो करेंगे एसेट साइड। करेक्ट। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स सारी रिकॉर्ड कर दी। तो अब ट्रायल बैलेंस में देखिए, कैपिटल दिया है 65,000, कैपिटल वी हैव रिकॉर्डेड। ड्रॉइंग्स 8,000, ड्रॉइंग्स 8,000 दिया है। परचेज रिकॉर्ड कर दिया। ओपनिंग स्टॉक 32,250, ओपनिंग स्टॉक इज 32,250। वेजेस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिकॉर्ड कर चुके हैं। डेटर्स हमने रिकॉर्ड कर दिया है। क्रेडिटर्स 47,500। बैड डेट ट्रांसफर हो गया, राइट ऑफ हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। बैड डेट रिकवर्ड इज आर इनकम, वो हम पीएनएल क्रेडिट साइड शो करेंगे। बैड डेट रिकवर्ड 450। सैलरीज 22,550। सैलरी पेएबल ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब एंट्री ऑलरेडी पास हो गया है। सैलरी पेएबल सीधा लायबिलिटी साइड शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस में सैलरी पेएबल अकाउंट का बैलेंस दिया है, मतलब सैलरी पेएबल का लेजर अकाउंट बनाया है हमने। मतलब सैलरी पेएबल के लिए एक एंट्री पास हो चुका है तभी उसका लेजर बनाया ना। तो ये सैलरी पेएबल ऑलरेडी हमारे सैलरी में प्लस हो चुका है। हमको एक ही इफेक्ट देना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, मतलब प्रीपेड रेंट अकाउंट बनाया है, मतलब प्रीपेड रेंट का एंट्री पास हो चुका है, वो ऑलरेडी रेंट में एडजस्ट हो चुका है। तो प्रीपेड रेंट जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है विल डायरेक्टली अपीयर इन आवर एसेट्स। प्रीपेड रेंट 300, रेंट 4,300 दिया है। कैरेज इनवर्ड 1125, कैरेज आउटवर्ड 1350। सेलिंग एक्सपेंस होता है, पीएनएल में शो करेंगे कैरेज आउटवर्ड।
Sales we have already recorded. Advertisement expense 3350. आप ये 3350 और ये 825 ऐड करके भी शो कर सकते हैं टोटल एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में ही शो करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कैश इन हैंड 1450. कैश एट बैंक 3125. ऑफिस एक्सपेंस 10,160. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अगेन इज एक्सपेंस. फिनांस कॉस्ट है, फिनेंशियल एक्सपेंस है, पीएनएल में ही शो करेंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3000. तो वी विल नाउ फाइंड आउट टोटल. $3,36,000. $139,535 is your gross profit. $139,985. $83,800 is our net profit. Net profit will be added to capital.
137,300. 267,250. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे एंड यू विल कॉपी द एंटायर एग्जाम्पल. हो गया? चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 देन. क्वेश्चन 8 क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है रीड करते हैं ध्यान से. वी आर गिवन बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 जनवरी 2017. ट्रेडर का बैलेंस शीट ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर दिया है. फर्स्ट डेट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है. फिर आगे दिया है ड्यूरिंग 2017 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 1530. पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया हमने वो एज पर पीएनएल अकाउंट 15,30,000 है. एंड दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ये सब चार्ज करने के बाद 15,30,000 का प्रॉफिट आया है. मतलब इन सब चीजों का इफेक्ट ऑलरेडी प्रॉफिट में चला गया है, हमको अब देने का जरूरत नहीं है. बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट देना भूल गया था प्रॉफिट में. प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका भी इफेक्ट प्रॉफिट में देना भूल गया था. एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर हमको दिया हुआ है. बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो जो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है, कंसिडरिंग दोज वैल्यूज वी मे इजीली प्रिपेयर बैलेंस शीट. खाली ध्यान क्या रखना है, प्रॉफिट को चेंज करना है. दो इफेक्ट, दो चीजों की ट्रीटमेंट प्रॉफिट में नहीं दी थी, वो देनी है. स्टार्ट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग चार्ज करने बोल रहे हैं. तो हाउ मच इज कैपिटल? हाउ मच इज कैपिटल? सर कैपिटल 15 लाख है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, मतलब प्लस करते हैं ना कैपिटल में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. 15 लाख का 6% 90,000. क्या ये 90,000 प्रॉफिट में भी रिकॉर्ड करना है? नहीं, प्रॉफिट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है सर. फिर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. तो एसेट साइड देखो, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख दिया है. प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख दिया है. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज एट 10%, 3 लाख. क्या ये प्रॉफिट में से माइनस करना है? नहीं सर, इसका भी इफेक्ट प्रॉफिट में दे दिया है. प्रॉफिट 15,30,000 का जो मिला, दैट इज आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शंस. फिर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5%. फर्नीचर एंड फिक्चर्स 3 लाख है.
ये फर्नीचर एंड फिक्चर्स का वैल्यू फ्रेंड्स फर्स्ट डेट का, 1 जनवरी का वैल्यू है। डेप्रीसिएशन प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स में से अभी हमको माइनस करके शो करना पड़ेगा ना। फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर फॉर 11/17 को एसेट का ये वैल्यू था, 31/12 को आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन जो वैल्यू आएगा वो शो करेंगे हम, 2,85,000। 31st दिसंबर को वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल्स 11/17 के नहीं लेंगे, थ्रू आउट द ईयर हमने बिजनेस किया है, गुड्स बेचा है, तो थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू ट्रेड, ड्यू टू सेल्स मेड, डेटर्स चेंज हुए होंगे ना। तो लास्ट में देखो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 20 लाख। ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑफ 20 लाख एंड ऑन क्लोजिंग बैलेंस हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया होगा। ऑन क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, 1 लाख क्रिएट किया होगा, जो प्रॉफिट में से अगेन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बट दो चीजों की इफेक्ट प्रॉफिट में नहीं गई है, तो हमें अपना प्रॉफिट को चेंज करना पड़ेगा। टू मेक चेंजेस, टू मेक एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट विल टेक हेल्प ऑफ एन अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट में चेंजेस करने के लिए हम लोग एक अकाउंट का हेल्प ले रहे हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना है सर? नेट प्रॉफिट एज पर P&L 15,30,000 है, दैट इज गिवन। नेट प्रॉफिट एज पर P&L 15,30,000 है। इन दैट नेट प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रिकॉर्ड करेंगे तो सोचो एंट्री क्या पास करेंगे सर? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस अकाउंट P&L एडजस्टमेंट में डेबिट करेंगे 1,80,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम शो करेंगे इन आवर बैलेंस शीट। सेम वे प्रीपेड इंश्योरेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री क्या देंगे सर? इंश्योरेंस में से माइनस करना है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड है फॉर नेक्स्ट ईयर। एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड शो करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस इज हाउ मच? 20,000 टू इंश्योरेंस, मतलब उसे इंश्योरेंस में से माइनस करना है। इंश्योरेंस तो ऑलरेडी P&L में रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब इंश्योरेंस के रूप में P&L में से ज्यादा खर्चा माइनस हो चुका है। अब अगर इंश्योरेंस को कम करेंगे, मतलब एक्सपेंस को कम करेंगे, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। प्रीपेड इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस में से माइनस करना है, इंश्योरेंस में से माइनस करना है मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम करना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। तो ये प्रॉफिट में ऐड करने के लिए P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड शो कर देंगे हम, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट which will be transferred to capital, 13,70,000। करेक्ट प्रॉफिट जो हमें ट्रांसफर करना है टू कैपिटल विल बी 13,70,000। कैपिटल में प्लस कर देंगे 13,70,000 करेक्ट प्रॉफिट। फिर अदर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 14,50,000 दिया है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज 14,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स वी हैव रिकॉर्डेड, कैश एट बैंक 10,35,000।
Trade payables 11,40,000. And during the year he has withdrawn 6 lakh for domestic use. Drawings 6 lakh दिया है. Capital friends 50 lakh है, तो interest on capital will be 3 lakh. 60 lakh 70,000 total closing capital. 71, 72, 73 lakh 90,000 I suppose. 73 lakh 90,000 total of balance sheet. $73 lakh 90,000. So please pause and copy.